गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स के पेपर को डिस्कस करेंगे जो 6 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ था। तो इस दौर में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज होगा समकोण होगा, अधिकोण होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा या त्रिभुज संभव नहीं है। तो हम लोग को एक है रूल है टेग्नामेंट ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। इसके अंतर क्या क्या है, त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग उसकी तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। यदि यह कथन दो भुजाओं के योग के तीनों कॉम्बिनेशन के लिए सही साबित होता है तो त्रिभुज की रचना संभव होगी। तो सबसे पहले तो यही हम देख लेते हैं कि क्या त्रिभुज संभव हो पाएगा। तो देखिए यहाँ 3+8 जो है दो भुजाओं का योग है, तीसरी भुजा से बड़ा है। ठीक है, यहाँ भी ये 11 हो गया, 8 3 11 हो गया जो 5 से अधिक है। यहाँ 8+5 जो है 13 हो गया, वो 3 से अधिक है। तो ये दो कंडीशन फॉलो करा। तीसरी कंडीशन में क्या है, 5 3 8 हो गया और बराबर किसके 8 के है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि ये उस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। तो इस प्रकार क्या है, त्रिभुज संभव नहीं है। तो हमारा जो है चौथा ऑप्शन है कि त्रिभुज संभव नहीं है, वो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या क्या है। तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 2 3 4 5 होती है। तो यहाँ हमारा एक ही ऐसा संख्या है जो 2 है, जो मतलब 1 से शुरू होके और उसके आगे में सम्मिलित है। तो ये हमारा 2 जो है प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। जैसे आप लोग यहाँ 3.5 देखना है, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके अनंत तक जाती है। तो यहाँ हमारा 2 ही ऑप्शन सही होगा। तो ठीक है, ये वाला ऑप्शन आप लोग सही मार देंगे। और निम्नलिखित में से कौन सी प्रमेय संख्या नहीं होती है। तो इसमें प्रमेय संख्या जो है क्या है, हाँ, निम्नलिखित में से प्रमेय संख्या कौन सी नहीं है। तो जो पाई है हमारा वो एक अप्रमेय संख्या है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये प्रमेय संख्या नहीं है। 22/7 जो है पाई का मान होता है, पर 22/7 एक परमेय संख्या है और पाई जो है एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, इसको आप जान लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वसम्मिका है। तो सर्वसम्मिका के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। तो ऐसे समानता सूचक बीजकीय व्यंजक जो चर के कुछ निश्चित मान के लिए संतुष्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समीकरण। मतलब जो किसी कुछ निश्चित मान के लिए मतलब वो हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं, उनको क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। पर ऐसे समानता सूचक बीजीय व्यंजक जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वसम्मिका। मतलब ऐसे व्यंजक जो होते हैं जो किसी भी आप मान को रखिए तो हमेशा उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरह के जो मतलब बीजीय व्यंजक होंगे उसको सर्वसम्मिका कहते हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ देखिए पहले वाले में x बराबर 1 रखा, तो ये जो है नॉट मतलब नहीं, पहला पक्ष जो है राइट हैंड, 2 1 2 और +5, तो 5 2 7 हुआ और ये नॉट इक्वल टू 5 है। ठीक है, और x बराबर 0 पे 5 = 5 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा समीकरण, क्योंकि हमारा एक मान पे तो सेटिस्फाई हो रहा है पर दूसरे मान पे नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर क्या करना है, ये दूसरा वाला देखिएगा, ये वाला देखिए। तो 2x+1 = 2x+2 है। तो यहाँ x = 1 रखने पर तो 1 + 1 हो गया 2, 2 2 4 हो गया। और यहाँ हमारा क्या है, 2 1 2 और +2, 2 2 4, मतलब ये हमारा 4। तो ये बराबर हो गया, x बराबर 0 पे हमने रखा तो 2 हो गया, फिर 0 + 1, तो ये 1 2 1 2 हो जाएगा। और ये 2 और 2 × 0 0 हो जाएगा, बचा 2, तो भैया 2 बराबर 2 हो जाएगा। और x बराबर 2 पर हमने चेक किया तो 2 1 3, 3 दूनी 6 हो गया, और 2 दूनी 4 और 2 6, मतलब ये हमारा 0 1 2 3 पे भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो अभी इतने पे हो गया, तो मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए। तो वैसे है भी यही, क्योंकि इसमें तो सॉल्व ही है, पर हम आगे वाले को भी देख लेते हैं।
तो यहाँ x बराबर 0 रखा तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और इस वाले x प्लस 4 6 - 3x में भी x बराबर 0 रखा तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ कि एक ही समीकरण है जो कई मानों पे संतुष्ट संतुष्ट हो रहे हैं, और इसको हम आगे चेक करते जाएंगे, सारे मानों पे संतुष्ट होगा, इसलिए यही ऑप्शन हमारा सही होगा, यही जो है सर्वसम्मका होगी। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या है, दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं, 3 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू 81 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 81 को हम 3 के बेस में तोड़ लेंगे। ठीक है, तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 और 27 त्रिक का 81 होता है, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ हमारा 3 की पावर x प्लस 2 है, तो दोनों में बेस कंपेयर है, तो हम पावर को ये मतलब बराबर कर सकते हैं। तो पावर को कंपेयर करने पर x प्लस 2 इक्वल टू 4 आया। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी आई 4 - 2 हो गई, x बराबर 2, तो हमारा x बराबर 2 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो है चौथा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, x² - 7x + 6 = 0 को हल कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हल करने के लिए हम गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो x² वाला टर्म है और जो बिना x वाला टर्म है उनमें गुणा करते हैं, तो 6 × 1 = 6 हो गया। अब हमारा 6 आ गया, तो अब 6 का ऐसा टुकड़ा करेंगे जो इस चिन्ह के हिसाब से होगा कि उसका योग कितना हो जाए, 7 हो जाए, तो 6 × 1 = 6, 6 + 1 7 हो जाता है। तो सर हम तोड़ा तो x² हो गया -6 + 1, 6 × 1 = 7 हो गया। ठीक है, x + 6 हो गया, इसको हमने एक्सपेंड किया तो x² - 6x फिर -x और +6 हो गया। यहाँ हमने दो पेयर बना लिया। अब ये यहाँ हमने दो पेयर इसका एक दो का पेयर ले लिया, ये पेयर ले लिया, तो इसमें हमारा x कॉमन हुआ तो x - 6 बचा, और इस वाले सेकंड वाले पेयर में हमारा 1 कॉमन हुआ तो x - 6 बचा। ठीक है, -1 कॉमन हुआ, तो इस तरह हमारा जो है x - 6 और x - 1 जो है दो गुणनखंड बने, और फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर 1 और 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 5 पुस्तकों का मूल्य जो है 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपया कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न के अनुसार चलिए मान लिया हमने कि एक पुस्तक का मूल्य क्या है, x रुपया है, तो 5 पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और 7 पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार क्या है, 5 पुस्तक का मूल्य जो है 7 पुस्तक के मूल्य से 14 रुपया कम है, तो -14 हो गया, तो हमारा ये समीकरण बन गया। तो हमने पक्षांतर किया तो 5x - 7x हो गया इक्वल टू -14 हो गया, तो -2x इक्वल टू -14 बचा, तो 14 होता है, x बराबर 7 हो गया, मतलब एक पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, 7 रुपया हो जाएगा। बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, a+1/a = 3 है, तो a² + 1/xa² की वैल्यू फाइंड कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर तरह के क्विज कंपटीशन में भी आते हैं, और आपके लगभग सेमेस्टरों में भी आने वाले हैं, बाकी सेमेस्टर में, जैसे कि ये थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, तो सेकंड का पेपर है, तो थर्ड में भी आ सकता है, फोर्थ में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये इस तरह के लिए देखिए, हमारा a+1/a का सॉरी a+1/a = 3 दिया हुआ है, तो हम दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a+1/a का होल स्क्वायर है इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया, तो a+1/a का होल स्क्वायर का फार्मूला a+b का होल स्क्वायर जो होता है a²+b²+2ab होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको खोलेंगे, तो a² + 1/a² + 2a × 1/a हो गया, तो यहाँ a कट गया, और ये हमारा बराबर क्या हो गया, 3 × 9 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ हमारा ए कट गया, तो बचा क्या, +2 + 2 बचा, इसका हम पक्षांतर करेंगे तो a² + 1/a² = 9 - 2 हुआ, तो हमारा आ जाएगा a² + 1/a² = 7। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्यूब में भी आते हैं, स्क्वायर के भी आते हैं, तो ये आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, आपको टेट में भी मिल सकता है, और भी किसी कंपटीशन का भी एग्जाम देने आते हैं तो वहाँ ये क्वेश्चन आपको मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक बगीचे में 2025 पौधे लगे, मतलब 2025 पौधे लगे हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितना कि बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे होंगे। तो इस टाइप से कभी कुछ आए तो उसमें हम क्या करेंगे, हमेशा वर्गमूल ही निकालेंगे। तो प्रत्येक पंक्तियों के पौधों की संख्या क्या है, 2025 है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा निकल आएगा प्रत्येक में। ठीक है, तो हमने ये फैक्टराइजेशन कर लिया। ये हमने फैक्टराइजेशन कर लिया तो हमारा क्या है, 3 गुणे 3 5 गुणे 5, मतलब वर्गमूल निकाला तो 3 3 9 और 9 5 45, मतलब 45 बचा। तो ये वर्गमूल हमेशा पॉजिटिव निगेटिव में आता है। तो पर यहाँ पर पेड़ पंक्तियों की संख्या पौधों की संख्या है तो ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा, तो हमारा 45 ही होगा। तो क्योंकि पौधों संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, यहाँ लिखा भी है ऋणात्मक नहीं सकती, तो प्रत्येक पंक्ति में क्या है, 45 पौधे लगे होंगे। जैसे आप लोग को कोई समझने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, जल्दी जल्दी में बोल गया, तो आप लोग का ये जो भी है सब चीज़ें लिखा हुआ है इसमें, आप उसको पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। एक पुस्तक का मूल्य जो है 5x² प्लस 2x प्लस 1 है, तो इसी प्रकार 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एक पुस्तक का मूल्य हमारा दिया हुआ है और 2x पुस्तक का मूल्य बराबर क्या हो गया, दोनों को गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के लिए अब देखिए, 2 5 जा 10x³ हो गया, और प्लस क्या हो गया, 2 दूनी 4x² और प्लस 2x हो गया, फिर 5 5 25x² और 5 दूनी 10x हो गया, और ये 5 एकम 5 हो गया। फिर इन सबको जोड़ा तो 10x³ प्लस 29x² प्लस 12x प्लस 5 आंसर हो गया। तो ऐसे ही कर लेना था, एक नंबर आपको मिल जाता। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, -1/2 और 5/4 के मध्य समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समदूरस्थ संख्याएं मतलब क्या है कि दो संख्याओं के बीच समान दूरी पे हों। ठीक है, तो यहाँ हमने एक पिक्चर ड्रा कर लिया है इसके हिसाब से। यहाँ 1 -1/2 हो गया, और उसके बाद ये 5/4 हो गया। इसके बीच में दो संख्या हैं तो समदूरस्थ हैं, तो एक ये हो गया और एक ये बी हो गया। तो यहाँ पर देखिए, माना हमने कि 1/2 के x दूरी पर a है, फिर a के x दूरी पे b है और b के x दूरी पे 5/4 है। इस टाइप से हमने लिया, तो फिर हम निकालते हैं। तो क्या है, संख्याओं के लिए तो इसके लिए क्या है, हम संख्याओं के लिए प्रत्येक x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो प्रत्येक के लिए अंतर निकाल लेते हैं। तो हमारा जो पीक पॉइंट है 5/4, उसमें से हम -1/2 कर देंगे, -1/2 करेंगे तो, और फिर बटा 3 कर देंगे तो हमारा x की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो 5/4 और माइनस माइनस प्लस हो 1/2/3 हो गया, और इसको हमने जोड़ा तो आया हमारा क्या है, 5+2/4, फिर उसके बाद होल/3। तो ये हमारा टोटल बना 7/12। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू 7/12 हो गया, मतलब एक -1/2 और a के बीच में 7/12, और a और b के बीच में भी 7/12, और b और 5/4 के बीच में भी 7/12 का दूरी होगा। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या a बराबर क्या हो जाएगी, -1/2 प्लस 7/12। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा 1/12 आ जाएगा। और दूसरी संख्या b बराबर क्या हो जाएगी, 1/12 प्लस 7/12 इक्वल टू 8/12 हो जाएगा। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो हमारा ये -1/2 और तथा 5/4 के मध्य में दो समदूरस्थ बिंदु कौन सी हो जाएंगे, 1/12 तथा 2/3। तो इस प्रकार इसको लगा लेना था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। x⁴ y माइनस एक्स y⁴ का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या है, हम कॉमन ले लेंगे। तो इसमें एक्स वाई हमने कॉमन लिया, तो x³ - y³ अंदर बचा। तो x³ - y³ का फार्मूला होता है a³ - b का बराबर क्या होता है, a - b ब्रैकेट में, फिर क्या है, a² + ab + b² हो गया। तो इस प्रकार इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो एक्स वाई हो गया
फिर x माइनस वाई और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन था, फार्मूले बेस पे था एकदम। एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी दी है। यदि मैदान के अंदर चारों तरफ 2 मीटर चौड़े रास्ते बनाए चौड़ा चौड़ा पैदल चलने के लिए छोड़ा गया है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमने फिगर भी ड्रा कर दिया है, आप लोग को इससे काफ़ी समझ में आ जाएगा। तो एक वर्गाकार के मैदान की भुजा जो है 28 वर्ग मीटर है, चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता हो गया, तो शेष मैदान की भुजा क्या हो जाएगी? तो ये 28 है तो 2 मीटर इधर का कटा, 2 मीटर इधर का कटा, तो हमारा बचा क्या? 24। तो हमारी जो भुजा हो जाएगी वर्ग की शेष मैदान की वो 24 होगी। तो हम वर्गाकार शेष मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 526 वर्ग मीटर आंसर आ जाएगा। अब यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दो समरूप त्रिभुज के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हैं। पहले और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिमाप दिया हुआ है और हमें क्या है? अनुपात निकालना है। तो यहाँ हमने देखिए दो फिगर ड्रा किया है, त्रिभुज ए बी सी है और पी क्यू आर है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या हैं? समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूप त्रिभुज के समरूपता के नियम से क्या है कि संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो ए बी अपान ए पी क्यू हो गया, बी सी अपान क्यू आर हो गया, ए सी अपान पी आर हो गया। ठीक है, तो इनकी वैल्यू हमने माना कि एक्स है, तो उसके हिसाब से हमने क्या? प्रत्येक भुजा का संगत भुजा से संबंध ज्ञात किया। ठीक है, तो ए बी बराबर हो गया एक्स पी क्यू और बी सी बराबर हो गया एक्स क्यू आर और ए सी बराबर हो गया एक्स पी आर। ठीक है, अब हमने क्या किया? तीनों समीकरण को आपस में जोड़ लिया, तो हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू एक्स पी क्यू क्यू आर और आर पी आर हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या है कि परिमाप दिया है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पर क्या हो गया? ये पहले का परिमाप हो गया, ये 40 हो गया, एक्स हो गया इक्वल टू एक्स, और दूसरे का परिमाप 50 था तो वो 50 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक्स बराबर क्या है? 40/50, मतलब 4/5 मिल गया। तो अब हमारा संगत भुजाओं के हिसाब से ए बी अपान पी क्यू और पी सी अपान क्यू आर और ए सी अपान पी आर इक्वल टू एक्स बराबर 4/5 हो गया। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये भी एक थ्योरम है। तो इसके अनुसार क्या हो गया? त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर हो गया। और हमारा संगत भुजाओं का वर्ग क्या है? 4/5। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो संगत भुजाओं के अनुपात क्या है? 4/5 है, उसका वर्ग क्या हो जाएगा? 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 4×4 = 16 और 5×25, तो मतलब 16/25 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये आंसर 16/25 हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, लगाने में मज़ा आ जाएगा आप लोग को, इसको लगाइएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 671 और 781 और 1441 को भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ने मासा ज्ञात करने के लिए दो विधि पढ़ी होगी, एक गुणनखंड विधि होती है, एक भाग विधि। तो यहाँ डायरेक्टली नाम लेके पूछा है तो आपको फिर विधि उसी करनी थी। तो अब यहाँ भाग विधि से हम लोग करेंगे। तो पहले 781 को 4 से 1441 से भाग देते हैं, तो एक जले जाते हैं। 781 660 बचता है, 660 को हम 671 660 से 671 को फिर 660 से हम भाग देते हैं, तो ये भी एक जगह जाता है। 11 बचा, 11 से हम 781 को भाग देते हैं। ठीक है, तो 781 को भाग करते हैं तो ये मतलब कट जाता है 11 से। तो इस प्रकार हमारा मासा क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब यहाँ जैसे लिख गया है तो फिर आपको भाग विधि से ही करना है, नहीं तो आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते थे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 4 11 16 15 12 5 9 7 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने का सबसे पहले तरीका, मतलब आपको पता है, आरोही अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया? आरोही क्रम में लिख लिया। तो आरोही क्रम में हम लोग ज़्यादा इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि हम लोग को गिनती आती है तो सीधा लिखने में सही रहता है। अवरोही में आपको उल्टी गिनती लिखनी पड़ती है तो उसमें कन्फ्यूजन भी हो जाती होगी लोगों को, तो इसलिए हम लोग आरोही क्रम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बाकी आप लिखने को आरोही अवरोही दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने आरोही क्रम में अरेंज किया 4 5 7 9 10 11 12 15 16। ठीक है, तो यहाँ n बराबर जो है 9 है, जो एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए हमारी माध्यिका का फार्मूला होता है n+1/2 पद का मान। तो 9 पद है, 9 + 1 हो गया 10/2,
मतलब पांचवा पद, तो पांचवा पद हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5, तो पांचवा पद हमारा 10 आया, तो हमारा आंसर माध्यिका 10 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये आंसर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 5 अधिक है तथा उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो आयत का लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले कंडीशन के अनुसार लंबाई, माना लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, तो लंबाई हमारी जो है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर है, तो एल इक्वल टू बी प्लस 5 हो गया। और दूसरा क्या है, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो परिमाप 26 हो गया, 2 हो गया, लंबाई एल हो गया, चौड़ाई बी हो गया, ठीक है। और एल बराबर हमारा दिया है बी प्लस 5, तो अब इनको सॉल्व कर लेंगे, तो 26 इक्वल टू क्या हो गया, 4b प्लस 10 हो गया, तो 4b इक्वल टू 26 माइनस 10 16 हो गया, और 4 चौक 16, तो b बराबर हमारा 4 आ गया। अब b बराबर 4 को एल में रखेंगे तो 5 4 9, तो एल बराबर 9 हो गया। इस प्रकार हमारी लंबाई क्या है, 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों को 5 के वर्ग अंतराल पे बारंबारता सारणी के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो 5 के वर्ग अंतराल पे करना था, तो हम यहाँ देख लेते हैं, जीरो से करेंगे, क्योंकि जो मिनिमम है 2 है, तो 2 हो गया, तो मतलब ये जीरो से ही स्टार्ट हो जाएगा। और मैक्सिमम हम देख लेते हैं, तो मैक्सिमम हमारा दिया हुआ है, शायद 48 दिया हुआ है यहाँ पर, ये 48, तो हम इसको क्या है 50 तक ले जाएंगे वर्ग को। तो 0 से 50 के बीच में कितने 5 5 का वर्ग अंतराल बनाना है, तो आप लोग को जाहिर सी बात है 10 बने जाएगा। तो देखिए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ग बन गया। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और 20 से 25, 25 से 30, ऐसे ही आपका टोटल बन जाएगा। तो अब हमारा देखिए, टैली चिन्ह भी निकालना लगाना था, ये अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को देखा होगा। तो 0 से 5 के बीच में कौन सा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसकी बारंबारता कितनी हो गई, 2 हो गई, मतलब 2 और 4 है, तो 0 से 5 के बीच में 2 आंकड़े हैं, तो 2 हो गया। और 5 से 10 के बीच में एक आंकड़ा है जो हमारा है 8, ऐसे 10 से 15 के बीच में हमारे 2 आंकड़े हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने आंकड़े ढूंढ ढूंढ के यहाँ पर लिख लिए और इनको टैली चिन्ह में भी लगा दिया। तो इसको ऐसे ही कर लेना था, 2 नंबर मिल जाता, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। और मैंने जो है इसमें आप लोग का सेकंड सेमेस्टर के भी वीडियो नहीं पड़े हैं, तो अगर कोशिश करूँगा जल्दी, अगर मुझे टाइम मिलता है तो सेकंड सेमेस्टर के भी सारे वीडियो डाल दूँगा। फिलहाल मैं अभी कोशिश ये है कि जितने आपके इधर 2 3 पेपर हुए हैं उसका सॉल्व डाल दूँ। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।